नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 10 जुलाई 2021 की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में अधिगम के आकलन के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में अधिगम के आकलन में यूनिट थर्ड का जो टॉपिक है आकलन का विशिष्ट गुण आधारित वर्गीकरण। इसमें हम विशिष्ट गुणों में उपलब्धि को पढ़ चुके हैं, अभिक्षमता को पढ़ चुके हैं, अभिवृद्धि को पढ़ चुके हैं, अभियोग्यता को पढ़ चुके हैं और व्यक्तित्व को पढ़ चुके हैं। यानी कि 5 गुणों को हम पढ़ चुके हैं। छठा जो गुण है वह है बुद्धि। विशिष्ट गुणों के आधार पर छठा जो गुण बुद्धि, ये शब्द हम सभी इसके बारे में जानते हैं, जो बोलचाल की भाषा में हम इसका यूज करते ही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि मुझसे ज़्यादा है या राम में बुद्धि कम है। यह आकलन हम तय कर सकते हैं किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। ये हम एक दूसरे के देखने के माध्यम से, उसके महसूस करने के माध्यम से हम कह लेते हैं कि इसमें बुद्धि की मात्रा कितनी है। उसका आकलन हम बुद्धि के माध्यम से ही करते हैं। तो छात्रों, आज हम गुणों के आधार पर जो बुद्धि का स्वरूप है उसको हम समझेंगे। हम बोलचाल की भाषा में जो बुद्धि के स्वरूप के या आकार या उसके स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो हम बुद्धि को देख नहीं सकते, न ही उसकी मात्रा को ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन उसको आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको अभौतिकीय रूप में गणना कर सकते हैं। उसको न तो भौतिक रूप में जान सकते हैं, न परख सकते हैं, बल्कि उसको अभौतिक रूप में उसके बारे में हम गणना कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, एक मनोवैज्ञानिक टॉपिक या विषय के रूप में बुद्धि अपने आप में बहुत बड़ा वजूद रखती है। बुद्धि जो शब्द है, वह शब्द मुख्य तरह से व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है, उस मानसिक क्षमता का द्योतक है। बुद्धि के माध्यम से हम जो मनोवैज्ञानिक स्वरूप में हम इसके बारे में जानते हैं, बुद्धि का जो स्वरूप आ रहा है वह मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे पहले हम स्टर्न ने इसके बारे में चर्चा की थी। स्टर्न ने इसके बारे में चर्चा की और उसकी मापने की क्षमता है, मापने की जो गणना है, उसके बारे में बात की। अब हम इसके स्वरूप में, चाहे बुद्धि के स्वरूप की बात कर लें, उसके विकास की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें, तो हम एक ही बात मानेंगे कि मानसिक क्षमताओं के अनुरूप बालक जो क्रियाएं करता है और उसकी जो बौद्धिक क्षमता का जो मापन होता है वह बुद्धि से ही होता है। हम मूलभूत बात बुद्धि से करते हैं। अब स्टर्न से जोड़ते हुए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि हम बालकों की बुद्धि लब्धि के बारे में गणना किस प्रकार से करेंगे। तो स्टर्न ने इससे सबसे पहले इसकी गणना करने के लिए मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था और इसी के आधार पर उन्होंने तय किया कि हम मानसिक आयु के आधार पर बालकों की बुद्धि तय करते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी वास्तविक आयु भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। यह सूत्र स्टर्न महोदय ने दिया था, जिसको बुद्धि लब्धि के आधार पर हम उसकी आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं। आईक्यू टेस्ट करने के लिए स्टर्न महोदय ने यह सूत्र दिया था, लेकिन इस सूत्र में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी निकल गई थी। फिर टर्मन महोदय ने इस आईक्यू सूत्र को ज्ञात करने के लिए फिर इसमें सुधार करा और उसके बाद इसको नया रूप देके इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसको बुद्धि लब्धि सूत्र के रूप में संपूर्ण सूत्र की संज्ञा दी। तो बुद्धि लब्धि जो ज्ञात की जा रही है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु 900। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से देता हूँ। एक बालक की वास्तविक आयु है 10 वर्ष और 12 वर्ष मान लीजिएगा। उसकी मानसिक आयु, वास्तविक आयु है 12 वर्ष और उसकी मानसिक आयु है 15 वर्ष।
मानसिक आयु 15 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु है 12 वर्ष। अब 12 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है, मानसिक आयु 15 वर्ष, क्योंकि एक बालक जिसकी वास्तविक आयु तो 12 वर्ष है, लेकिन वह कार्य जो कर रहा है वह 15 वर्ष के बालक के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसकी बुद्धि 15 वर्ष की आयु के बालक की है। तो हम इसके सूत्र के माध्यम से उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। मानसिक आयु है 15 वर्ष, वास्तविक आयु है 12 वर्ष, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे 5, 4 और फिर 2 से काट देंगे 50, 2, फिर 2 से और काटेंगे 25। तो कुल मिला के उसकी IQ है 125। 125 से तात्पर्य है कि वह बालक औसत से ज़्यादा और एक तरीके से वह बालक प्रतिभाशाली की श्रेणी में आ रहा है। तो कुल मिला के जो बात की जा रही है, यहाँ से उस बालक की बुद्धि लब्धि के माध्यम से ज्ञात किया जा रहा है कि उसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु से ज़्यादा है। तो बालक अपनी बुद्धि से वो जो कार्य है उस प्रतिभा से वो सृजनात्मक कार्य की ओर, रचनात्मक कार्य की ओर अग्रसर हो सकता है। बुद्धि के विकास की सब बात की जा रही है। अब बुद्धि के विकास की सब बात कर रहे हैं, तो बुद्धि के विकास में हम मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो निवास स्थान होता है वो मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क के माध्यम से ही बुद्धि का विकास हो रहा है। तो मस्तिष्क के जो 3 चरण बताए हैं, पहला है बृहद मस्तिष्क। बृहद मस्तिष्क में इसमें सबसे बड़ी बात ये दिखाई देती है कि व्यक्ति के जो संवेग होते हैं वह संवेग इस बृहद मस्तिष्क में समाहित होते हैं, जिसमें उसको हर्ष, विषाद, गुस्सा और हर तरह के भावना, घृणा, ये भावनाएं उसमें बृहद मस्तिष्क में निवास करती है, और इसके माध्यम से मानसिक और शारीरिक रूप से वो यहाँ से पूरा संचालित होता है। दूसरा जो मस्तिष्क का भाग आता है लघु मस्तिष्क। लघु मस्तिष्क की जब बात की जा रही है, लघु मस्तिष्क में इसमें बालक का जो विकास होता है, अगर मस्तिष्क लघु मस्तिष्क है और लघु मस्तिष्क में अगर मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाया तो बालक विकलांग हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, मानसिक रूप से चलने में फिरने में अक्षम हो सकता है, या लघु मस्तिष्क की भूमिका होती है। फिर तीसरी आती है सुषुप्ना। सुषुप्ना नाड़ी जो होती है, उस नाड़ी के माध्यम से बालक अपनी सोचने समझने की क्षमता और जो रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क को जोड़ने का जो कार्य करती है, वो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क से जुड़े रहने के कारण बालक चल फिर सकता है, अपने क्रियाकलापों को आदि को संपन्न कर सकता है, वो इस सुषुप्ना नाड़ी के माध्यम से कर सकता है। तो इस तरीके से बुद्धि का जो विकास हो रहा है वह मस्तिष्क से होते हुए बालक के संपूर्ण मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विशिष्ट गुणों के आधार पर हम बुद्धि का जो आकलन कर रहे हैं वह इस बुद्धि में समाहित होता है। और कल आज का तो बुद्धि का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है, कल नए प्रकरण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।